तू आई है बेटा, आजा आजा। हाँ मम्मी, मैंने जैसे ही सुना कि भाभी माँ बनने वाली है तो सोचा जाकर कुछ दिन भाभी का ख्याल रख लूं। इसलिए मैंने इनसे कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए मायके छुड़वा दे, तो आए थे छोड़ने, चले गए। हाँ बेटा, बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। अरे तुम अपनी भाभी का कितना ख्याल रखती हो। अरे बेटा, तुम्हारी भाभी तो ना बड़ी ही किस्मत वाली है जो तुम्हारी जैसी नंद मिली है, वरना तुमने देखा था ना अपनी बुआ को। अरे कैसी नंदी थी, हमारे सिर पर बैठकर बस तांडव करते रहती थी। अरे चैन से सांस तक नहीं लेने देती थी। हाँ माँ, सो तो है। माँ, ये किसकी आवाज है? कौन इस तरह से उल्टी कर रहा है? अरे तेरी भाभी है बेटा, बड़ी समस्या है उसके साथ। बेचारी कोई भी चीज खाती है ना तो उसे तुरंत उल्टी हो जाती है। बाप रे, ऐसे कैसे उल्टी होती है? हमने तो ना सुना किसी को इतनी उल्टी होती हो। अब मैं आ गई हूँ ना माँ, अब देखती हूँ भाभी को कैसे उल्टी होती है। चलो ना बेटा, चल अंदर आ। और बता बेटा, सब कैसे हैं तेरे ससुराल में? अरे क्या बताऊं माँ, इतना बड़ा परिवार है, दिन भर तो बस घर के कामकाज में ही निकल जाता है। आप लोगों ने इतने बड़े परिवार में मेरी शादी क्यों करवाई माँ? अरे बेटा, तेरे पापा ने देखा कि लड़का तो सरकारी नौकरी करता है, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते के लिए तुरंत हाँ कर दी। उन्होंने बड़ा परिवार नहीं देखा। तेरे पापा ने भी सोचा बेटा कि आज के समय में अरे कौन भाई जीवन भर एक साथ रहता है। अरे सबके बाल बच्चे हो जाने के बाद तो सब लोग अपना अपना परिवार अलग कर लेते हैं, इसलिए उन्होंने उस घर में तेरा रिश्ता कर दिया। तेरी शादी को भी 4 साल हो गए हैं बेटा। तेरी जेठानी के भी बड़े बड़े बाल बच्चे हो गए हैं। जैसे ही तुम्हारे भी बाल बच्चे हो जाएंगे तो तुम्हारे सास ससुर तुम लोगों को अलग अलग कर देंगे, फिर सबका अपना अपना छोटा परिवार हो जाएगा। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? हाँ भाभी, मैं तो अच्छी हूँ, और आप बताइए? मैं भी ठीक ही हूँ दीदी। किरण बहू, जा कुछ बना। देखा माँ, देखा आपने? जैसे ही आपने भाभी को काम बताने की कोशिश की और भाभी ने तुरंत ही नौटंकी शुरू कर दी। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। भाभी को ना कोई उल्टी उल्टी नहीं होती है, भाभी सिर्फ नौटंकी करती है। अरे नहीं बेटा, होती है उसे उल्टी। नहीं माँ नहीं, भाभी बस नौटंकी कर रही है, कोई उल्टी उल्टी नहीं हो रही है उन्हें। खा पी कर अच्छा खासा पड़ी रहती है और काम के टाइम पर उल्टी हो रही है उन्हें। क्या? वैसे सच कहूँ तो मुझे भी ऐसे ही लगता है बेटा कि ये किरण ना नौटंकी कर रही है। अरे और नहीं तो क्या माँ, ये नाटक ही है। ऐसा तो मैंने किसी का नहीं देखा कि 2 महीने हुए नहीं और उसे इतनी उल्टियाँ होने लगी। अब आप ही बताओ ना माँ, अरे आपने भी तो 2 बच्चे पैदा किए हैं ना, क्या आपको कभी इतनी उल्टी हुई है? बताओ, क्या कभी आपने इतनी परेशानी उठाई है कि बस 2 मिनट हुए नहीं या किसी ने कोई काम बताया और अचानक से उल्टी होने लगे? बताइए, उठाया है आपने इतनी परेशानी? वैसे भी माँ, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से जब भी मैं आपको फोन करती हूँ तो आप या तो किचन में लगे रहते हो या बाहर के कामकाजों में लगे रहते हो, और जब देखो तब आप फोन में यही बताते हो कि आज तेरी भाभी को उल्टी हो रही है, आज तेरी भाभी को चक्कर आ रहा है। अरे ऐसे कैसे इतनी परेशानी हो रही है भाभी को? हमने तो नहीं देखा कभी कि कोई इतना परेशान होता हो। अरे माँ, किसी की इतनी नौटंकी सुनने को नहीं मिली जितनी तुम्हारी बहू की मिलती है। साफ साफ नाटक कर रही है, वो भी काम से बचने के लिए। हाँ हाँ बेटा, मुझे भी यही लग रहा है। अरे ऐसे कैसे इतनी उल्टियाँ हो रही है? मुझे तो नहीं हुई इतनी उल्टी। बेचारी किरण अपनी ननद और सास की बातें चुपचाप अपने कमरे से सुन रही थी। ये किरण के लिए कोई नई बात नहीं थी। जब से किरण प्रेग्नेंट हुई है तब से किरण की सास और ननद फोन में अक्सर इसी टॉपिक पर बात करते रहती हैं कि किरण नौटंकी कर रही है या सच में उसे उल्टियाँ हो रही हैं। मेरी शादी को 1 साल हुए हैं और मैंने इन 1 सालों में ये जाना है कि दीदी को हमेशा मेरी कोई भी समस्या हो सिर्फ नौटंकी ही लगती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कौन सी नई समस्या हो रही है। ये तो हर आम औरत को होता है, प्रेगनेंसी के समय उल्टी आना, चक्कर आना। लेकिन मैं देख रही हूँ कि मुझे कुछ ज्यादा ही उल्टियाँ आ रही हैं। कुछ खाने पीने का मन ही नहीं करता और शरीर में भी आलस बना रहता है। इस कारण मेरा बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। लेकिन मैं देखती हूँ कि दीदी को कभी भी मेरी परेशानी से कोई मतलब नहीं रहता, और जब दीदी आ जाती है तो माँ जी को भी मेरी परेशानी से कोई मतलब नहीं रहता। अरे किरण बहू, कैसी हो तुम? नमस्ते बुआ जी, मैं अच्छी हूँ, आप कब आए बुआ जी? अरे बेटा, तेरे फूफा जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, तो हम लोग हॉस्पिटल आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारा हाल चाल लेकर आ जाती हूँ। जब से भाभी ने बताया था कि तुम माँ बनने वाली हो, तब से ही सोच रही थी एक आध दिन आकर तुमसे मिल लूं। जी बुआ जी। अरे क्या हुआ किरण बहू? देखो ऐसी अवस्था में ना इस तरह से उदास नहीं रहना चाहिए। तुम जितना खुश रहोगी, हंसोगी, बोलोगी, बच्चे पर भी उसका उसी तरह से प्रभाव पड़ेगा। क्या हुआ बेटा, बोलो। कुछ नहीं बुआ जी। समझ गई, निशा आई हुई है ना, जरूर निशा ने कुछ कहा होगा तुमसे। नहीं नहीं बुआ जी, दीदी ने कुछ नहीं कहा है। बेटा, मैं इन माँ बेटी को अच्छी तरह से जानती हूँ, इन्हें सिर्फ अपनी तकलीफ दिखाई देती है, इनको अपने सिवा किसी और की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन किरण बहू, तुम्हें ना इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इन लोगों की तो ऐसी आदत है, ये कभी किसी के तकलीफ को अपनी तकलीफ जैसा नहीं समझते।
जाती हूँ। नहीं नहीं बहू, मैं तो बस तुम्हारा हाल चाल लेने आई थी। वहाँ तुम्हारे फूफा जी का ट्रीटमेंट चल रहा है ना, मैं जाती हूँ। जी बुआ जी, फिर आइएगा। ठीक है बहू, मैं फिर आऊंगी, अपना ख्याल रखना तुम। जी बुआ जी। ये बुआ जी कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से बात करती है और बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ख्याल रखती है। तभी तो बुआ जी की बहू बुआ जी को बिल्कुल अपनी मम्मी जितना प्यार करती है। और बुआ जी की बेटी भी कितनी अच्छी है, वह भी अपनी भाभी को बिल्कुल अपनी बहन या सहेली जैसे समझती है। लेकिन एक निशा दीदी है, उन्हें तो सिर्फ अपने आप से मतलब रहता है। बड़ा परिवार होने की वजह से, कामकाज के डर से वह भाग भाग कर बार बार मायके आ जाती है। हाँ किरण, निशा दीदी इस घर की बड़ी बेटी है ना, और एक लौती भी। वह सारी सुख सुविधाओं में पली बड़ी है। और निशा दीदी की शुरू से ही जिद करने की आदत है। उन्हें जो चाहिए वह जिद करके ले ही लेती है। यही आदत दीदी की आज भी बनी हुई है। हर कुछ अपने हिसाब से चाहिए होता है उन्हें। और यही कारण है किरण कि दीदी आज भी इस घर पर, इस घर के लोगों के दिल पर राज करती हैं। और निशा दीदी आज भी अपने आप को इस घर की बेटी नहीं बल्कि मालकिन समझती हैं। और मम्मी पापा भी यही चाहते हैं किरण कि इस घर में हमेशा निशा दीदी का ही राज चले। और मम्मी पापा ये भी कहते हैं कि उनके चले जाने के बाद जिया जी और निशा दीदी ही इस घर के सबसे बड़े सदस्य कहलाएंगे। वो सब तो ठीक है जी, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं, कोई ऐतराज नहीं कि दीदी आज भी अपने आप को इस घर की मालकिन समझती हैं। लेकिन मैंने एक चीज महसूस की है कि दीदी ने अपने होते हुए कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया है कि ये घर मेरा भी है। देखिए जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमारी शादी को 1 साल होने को आए हैं और मैंने दीदी के साथ अच्छा खासा समय बिताया है। जब भी दीदी इस घर में आती है तो मुझे ऐसे ट्रीट करती है जैसे मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि नौकरानी हूँ। देखो किरण, मैं सब जानता हूँ, लेकिन मेरी बहन दिल की बुरी नहीं है। हाँ, थोड़ी सख्त है, जिद्दी है, लेकिन वो हम लोगों से उतना ही प्यार करती है। इसीलिए प्लीज दीदी की किसी बातों का बुरा मत मानना और उन्हें पलटकर किसी चीज के लिए कोई जवाब मत देना। ठीक है जी। सुनिए जी, मुझे कुछ ज्यादा ही उल्टियाँ हो रही है और कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, तो अगर आपके पास समय हो तो मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। ठीक है, मैं कल ऑफिस से आने के बाद तुम्हें ले चलूंगा। मम्मी, मम्मी ये भाभी भाई के साथ कहाँ गई है? अरे किरण को बहुत उल्टी हो रही थी ना, इसलिए वो विजय के साथ डॉक्टर के पास गई है। मम्मी एक बात बताओ, जब तक घर में कामकाज रहता है तब तक भाभी को उल्टियाँ होती रहती हैं। कामकाज जैसे खत्म होता है तो खा पी कर आराम से अपने बिस्तर में पड़ जाती हैं। क्या आपको अपनी बहू की नौटंकी दिखाई नहीं देती? मुझसे विजय ने कहा किसी डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, तो मैंने कह दिया कि ठीक है। माँ, भाई ने आपसे पूछा लेकिन भाभी ने नहीं पूछी, ये कहाँ की बात हुई भला बताओ? मैं भैया से बड़ी हूँ ना माँ, तो मैं भी तो सास की तरह हुई ना। उस हिसाब से भाभी की एक नहीं 2 सास है इस घर में, लेकिन उन्होंने हम लोगों से पूछना जरूरी नहीं समझा और अपने पति के साथ उठाई बैग और चलते बनी। ऐसा भला होता है? देखा आपने कभी किसी के घर की बहू बेटियों के ऐसे लक्षण? अरे जाने देना बेटा। माँ माँ माँ, समझो, अगर इसी तरह से सारी बातें आप जाने दी ना तो समय से पहले भाभी इस घर की महारानी बन जाएगी। अरे बन जाने देना बेटा, वैसे भी मेरे बाद तो वही इस घर की बागडोर संभालेगी। अरे माँ, आपके जाने के बाद वो बागडोर संभाले ना, लेकिन अभी तो आप जिंदा है ना, आपसे पूछे बिना ऐसे कैसे चली गई? ठीक है बेटा, आ जाने दे तेरी भाभी को, डांटती हूँ मैं उसे। एक तो ये उल्टी का नया चोचला निकाल लिया है भाभी ने। अभी तो 2 महीने हुए नहीं और इतनी उल्टियाँ हो रही हैं। मुझे तो लगता है 9 महीने में ना 9 लाख नाटक करेगी आपकी बहू। अरे भाई, इतनी भी कहाँ तकलीफ होती है? मैंने तो नहीं देखा किसी को, ना ही सुना है। माँ, आपने सुना है क्या इतनी तकलीफ होती है जितना भाभी बता रही है? और मैं तो कहती हूँ माँ, यदि इतनी ही तकलीफ है तो बच्चा पैदा करने की जरूरत ही क्या है? रहती पूरी जिंदगी बांझ। किरण अपना आधार कार्ड घर में ही भूल गई थी, इसलिए वो विजय के साथ वापस घर आती है और किरण जैसे ही दरवाजे में पहुंचती है वैसे ही उसने अपनी ननद निशा के मुंह से बांध शब्द सुना और बांध शब्द सुनते ही किरण बौखला गई और बौखलाते हुए निशा से कहा उसने, खबरदार दीदी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने मुझे बांझ रहने को कहा? अरे आज तक तो मैंने कुछ नहीं कहा, ये सोचकर कि चलो शादीशुदा नंद है, उम्र में बड़ी है, रिश्ते में बड़ी है, क्या बोलूं, हर घर में छोटी मोटी लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं। लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि आज बात मेरे अस्तित्व पर आ गई है। अरे मैं कहती हूँ दीदी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बांझ कहने की? अरे तुम क्या जानो माँ बनने का दर्द, माँ बनने की तकलीफ क्या होती है? अरे तुम्हें कैसे पता चलेगा दीदी, माँ बनने का दर्द, माँ बनने की तकलीफ? 4 साल हो गए ना आपकी शादी को, 4 साल में 4 महीने भी ससुराल में नहीं रह सकी आप। किरण बहू, हद में रहो। माँ जी एक शब्द नहीं, आज तो आप शांति रहिए, मुझे जो कहना है ना कहने दीजिए, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। हाँ तो दीदी, बहू क्या होती है, बीवी क्या होती है, यह तो पता भी नहीं होगा आपको, तो माँ बनना तो बहुत दूर की बात है। मालूम नहीं भगवान ने तुम्हारे नसीब में कभी माँ बनना लिखा भी है या नहीं। और बांझ मुझे नहीं दीदी, अपने आप को कहो, तुम्हारे जैसी औरत ही अपना घर तो फूकती ही है, साथ साथ दूसरे का घर भी बर्बाद कर देती है। अरे भाभी, अगर इतनी ही नाजुक हो तो बच्चा पैदा कर ही क्यों रही हो? यही तो कहा ना मैंने आपको कि मत करो बच्चा पैदा, और बच्चा
रहा होगा, बहुत मामूली लग रहा होगा, लेकिन उस औरत से जाकर पूछो जो माँ बनने को तरस रही है, जिसे जमाना बांझ कह रहा है, क्या बीतती है उस औरत के ऊपर। क्यों माँ जी, आप तो अच्छी तरीके से जानती होंगी ना कि जब एक औरत को बांझ कहा जाता है तो वो एक औरत के लिए कितनी बड़ी गाली होती है। आप तो बहुत अच्छे से समझती होंगी क्योंकि आपको इन सारी चीजों का बहुत अनुभव है, आपने बहुत दुनिया देखी है। अपनी भाभी का गुस्सा देखकर निशा की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। कहीं ना कहीं उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। निशा ने अपनी माँ की ओर देखा कि शायद माँ कुछ बोले, लेकिन आज तो निशा की माँ भी चुपचाप खड़ी होकर बस शर्मिंदगी से अपनी बहू की बात सुन रही थी। अब तो निशा को जैसे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी और निशा की भाभी भी चुपचाप वहाँ से अपना आधार कार्ड लेकर वो डॉक्टर के पास चली जाती है। माँ, आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई, भाभी ने मुझे कितना कुछ सुना दिया और आप चुपचाप भाभी की बात सुनते रहे। अरे इस घर में तो लगता है अब मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। अरे क्या बोलती बेटा, क्या बोलती? अरे कितना कुछ बोल रही थी तेरी भाभी, सच में उसकी बात का तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन माँ, मैं इस तरह से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज तक किसी ने मेरी इतनी बेइज्जती नहीं की थी जितनी आज भाभी ने कर दी। लेकिन शाम को जब विजय भैया आएंगे ना, तो मैं उनसे ये सारी बातें खुलकर कर लूंगी, क्योंकि मैं इतनी बेइज्जती के साथ तो इस घर में नहीं रह सकती। मैं भी तो जानूं आखिर विजय भैया मुझे कितना प्यार करते हैं, मेरा कितना मान सम्मान करते हैं। निशा को आज अपनी भाभी द्वारा की गई बेइज्जती बहुत ही भारी पड़ गया था। वह दिन भर बस इसी बेइज्जती के बारे में सोचते रही और जैसे ही शाम को विजय किरण को लेकर आता है तो किरण चुपचाप कमरे में चली जाती है, लेकिन विजय वहीं सामने हॉल में रुक जाता है। भाई, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। भाई, अब फैसला तुम्हें करना है, या तो अपनी पत्नी को बोलो कि वो मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगे, या तो इसे इसके मायके भेजो तमीज सीखने के लिए। किरण ने अपने मन में ठान तो लिया था कि वह किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगेगी, लेकिन किरण सिर्फ अपने पति के बोलने का इंतजार कर रही थी। वह जानना चाहती थी कि उसके पति के मन में क्या है। लेकिन विजय ने जो बात बोली वो बात सुनकर तो किरण की आंखों में जैसे आंसू आ गए। दीदी एक बात बताइए, किरण ने ऐसा क्या गलत कहा है जो उसे नाक रगड़ना पड़े या फिर अपने मायके जाना पड़े? सही तो कहा है उसने। तुम्हें क्या पता माँ बनने के लिए कितना कष्ट झेलना पड़ता है, कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है, ससुराल क्या होता है और सास ननद क्या होती है, और बांध सब का मतलब जानती हो दीदी आप? अगर दीदी तुम 4 साल और ऐसे ही रही ना, तो वो सारे शब्द तुम्हें लोगों से अपने लिए सुनने को मिलेंगे जो तुमने किरण से कहा। क्यों माँ, गलत कह रहा हूँ क्या मैं? दीदी आप खुद भी एक औरत हैं, लेकिन फिर भी आप दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ रही हैं, बल्कि उसकी हर तकलीफ को आप नौटंकी या नाटक का नाम दे रही हैं। दीदी मैं 1 साल से सब कुछ देख रहा हूँ कि आप किरण को क्या समझती हैं। आपने किरण को कभी भी शायद इस घर की बहू नहीं समझा, बल्कि आपकी नजरों में तो किरण सिर्फ एक काम करने वाली नौकरानी की तरह है। लेकिन मुझे लगा कि किरण अपने प्रेम भाव से आपके दिल में जगह बना लेगी और एक दिन आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा और आप किरण को बिल्कुल अपनी भाभी समझने लगेंगी। दीदी आपका हृदय परिवर्तन तो नहीं हो सका, लेकिन आपका व्यवहार किरण के प्रति और खराब हो गया। एक बात बताइए ना दीदी, किरण ने क्या आपसे कभी कोई शिकायत की है या आपको कुछ अपशब्द कहे हैं? उसने तो हमेशा आपका मान सम्मान किया है। मुझे माफ करना दीदी, मैंने हमेशा आपका सपोर्ट किया है, आपका पूरा मान सम्मान किया है और आगे भी करते रहूंगा। लेकिन आज जो बात आपने किरण को कही वह बात पूरी तरह से गलत थी, क्योंकि कोई भी औरत इतनी बड़ी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। विजय अपनी बात कहकर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन निशा तो जैसे अपने भाई की बात सुनकर सन्न रह जाती है। आज निशा को अपनी भाभी की बात इतनी बुरी नहीं लगती जितनी कि अपने भाई की बात लगती है। विजय की बात सीधे निशा की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दी थी और निशा ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि 4 साल बाद उसकी क्या गति होगी। माँ, मुझे पहली बार एहसास हो रहा है कि मायके भी ना एक हद तक ही मायका होता है। सोचिए माँ, अभी तो मेरे माँ बाप हैं, फिर भी ये हालत है। माँ बाप के ना होने के बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? और भैया भाभी क्यों मेरी बातें सुनेंगे? माँ क्यों मेरे हिसाब से रहेंगे? ऊपर से दुनिया के ताने भी सुनने पड़ेंगे मुझे। इससे अच्छा तो मेरा ससुराल ही रहेगा माँ, जहाँ मेरा पति होगा, मेरा अपना खुद का परिवार होगा और आने वाले समय में कोई मुझे बांझ भी नहीं कहेगा। माँ, मुझे आज इस बात का एहसास हो गया है कि मायके में रहकर मैंने अपना ही नुकसान किया है। माँ, अपनी गृहस्थी बर्बाद कर ली है। इसलिए माँ, मुझे लगता है कि मुझे जल्दी अपने ससुराल चले जाना चाहिए और ससुराल जाकर मुझे अपनी सारी जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए, वरना भैया ने तो आज साफ कह ही दिया है कि 4 साल बाद मेरी क्या गति होगी। लोग मुझे बांझ कहकर पुकारेंगे। बेटा, क्या तुझे तेरे भैया भाभी की बात बुरी लग रही है? हाँ माँ, थोड़ी बुरी जरूर लगी, लेकिन भैया और भाभी की बात में कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी हुई है। उनका कहना बिल्कुल ठीक है। भैया और भाभी ने मुझे सच्चाई का आईना दिखाया है। ना जाने माँ, मैं अभी तक किस भ्रम में जी रही थी, किस बात का गुरूर था मुझे। हाँ बेटा, मुझे भी तेरे भाई की बात बिल्कुल सही लग रही है, देर से ही सही, लेकिन ये बात हमें समझ में तो आई कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है।
और निशा बेटा, तुम हमेशा अपने मायके में निगरानी रखती हो और इसी चक्कर में तुम अपने ससुराल पर ध्यान नहीं देती, इसलिए तो तुम्हारी गृहस्थी बर्बाद के समान है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है बेटा, तुम चाहो तो अपनी गृहस्थी जाकर संभाल सकती हो और एक सुखी जीवन जी सकती हो। हाँ माँ, मैं आज ही अपने ससुराल लौट जाऊंगी और मैंने जो गलती अपने ससुराल में की है ना माँ, अपनी गृहस्थी को तितिर बितिर किया है, मैं उस गृहस्थी को जाकर संभाल लूंगी और मैं भी अपना एक खुशहाल परिवार बनाऊंगी माँ, ये मेरा आपसे वादा रहा। और दोस्तों, मैं आप लोगों से भी यही विनती करती हूँ कि जो गलती मैंने की थी वो गलती प्लीज आप लोग मत करिएगा। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।